नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ग्राम विकास एवं समाज के बारे में, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेखपाल में संभावना है कि जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं अभी तक, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 में इसका विलय कर दिया गया था। अब बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में ये स्टार्ट कर दी गई थी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, अप्रैल 2005 में। और किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही थी, तो इसमें 2014 में इसको आपस में विलय कर दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप और पांडिचेरी, इन राज्यों में इस योजना में भाग नहीं लिया था। अब ये पूछा जा सकता है कि किस निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसमें राज्य कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है दिल्ली, दूसरा आ जाता है गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आ जाता है, इसके बाद में चंडीगढ़ आ जाता है, दादरा नगर हवेली आ जाता है, इसके बाद दमन दीव आ जाता है, और कौन सा आ जाता है, पांडिचेरी आ जाता है। ये कुछ राज्य हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस योजना में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दिल्ली हुआ, गोवा हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दादरा नगर हवेली हुआ, दमन एवं दीप हुआ और पांडिचेरी हुआ, इन राज्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसमें जो एजेंसी थी, जो एजेंसी थी जिन्होंने इसमें काम किया था इस योजना के लिए। तो वो एजेंसी कौन कौन सी थी? इसमें कुल 4 एजेंसियों ने काम किया था, जिनमें पहली एजेंसी थी TERI, ये एजेंसी ने काम किया था। इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट ने इसमें काम किया था, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। और ये जितनी भी एजेंसियां थी, ये सभी स्वतंत्र एजेंसियां थी, इंडिपेंडेंट थी। जिसमें से सेकेंड नंबर की जो एजेंसी बनती है वो थी इंटीग्रेटेड रिसर्च फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, IRAD, ये कहते हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये इसने काम किया था, IRDE भी कहते हैं, ये इसका ये होता है। और थर्ड नंबर की जो एजेंसी थी उसमें काम किया था संबोधि ने काम किया था, इस एजेंसी ने भी काम किया था और ये भी इंडिपेंडेंट थी। इसके बाद में फोर्थ नंबर की एजेंसी थी टेट्राटेक। तो इन 4 एजेंसियों ने काम किया था, टेट्राटेक, संबोधि और IRDE, इन लोगों और TERI, इन 4 एजेंसियों ने ये काम किया था। और इसमें क्या किया गया था, 20 नवंबर 2014 को, कब किया गया था विलय? 20 नवंबर 2014 को इसका विलय कर दिया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया था। डेट क्या थी? 20 नवंबर 2014। तो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता प्रावधान किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये इसके तहत कितने रुपए, मतलब कितने रुपए, जो पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कितने रुपए का सहायता प्रदान की गई है, कितना प्रावधान किया गया, कितनी सहायता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.30 लाख रुपए, मतलब कि 1,30,000 रुपए का प्रावधान किया गया था कि 1,30,000 रुपए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण के तहत है। और इसका जो मुख्य नारा था, जो मेन नारा था वो क्या था? हाउसिंग टू ऑल, मतलब क्या है कि सभी को घर, हाउसिंग टू ऑल, सभी को घर मिलेगा, ये हाउसिंग टू ऑल इसका मुख्य नारा था। और
प्रधानमंत्री आवास योजना पूछा जाए कि किस वर्ष इफेक्ट में आई थी, किस वर्ष बन के तैयार हो गई थी, तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई थी। अब ये किसके द्वारा लाई गई थी, तो पीएम मोदी द्वारा लाई गई थी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना लाई गई थी। और सबसे पहले इस योजना को की शुरुआत कब हुई थी, देखिए ये इफेक्ट में तो आ गई थी 1 अप्रैल 2016 को। अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी, 20 नवंबर 2016 को। अब कहां से हुई थी, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है। तो सबके लिए आवास, ये इसका प्रमुख लक्ष्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस पहला पढ़िए क्या है, सबको आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, पुराने घरों का विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो हैं ये सभी इसका लक्ष्य हैं, सबके लिए आवास मिशन। और सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण मुहैया कराना, और बनाए जा रहे मकानों को शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पीने का पानी और बिजली के कनेक्शन देने का प्रावधान भी इसी के तहत किया गया है। ये सभी प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60:40। 60:40 के अनुपात में ये अनुपात पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका शुभारंभ यानी मतलब ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। कब हुई थी भाई, 25 दिसंबर 2000 को ये लॉन्च हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को ये योजना लॉन्च की गई थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र, जितने भी गांव होंगे या फिर जो भी छोटे मोटे क्षेत्र होंगे, छोटे मोटे गांव होंगे जिनकी आबादी 500 है या 500 से अधिक है, इनकी सड़कों की वृद्धि करना और इनकी सड़कों को आधुनिकीकरण के तौर पर जोड़ना, जिससे कि ई मार्केट प्लेस में इनको सहायता मिले और आसपास के क्षेत्रों में जो मार्केटिंग हो रही है उनमें इनको सहायता मिले, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको सहायता मिले, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए और प्रॉब्लम आने पर ये आसानी से चिकित्सा पा सकें। और साथ ही साथ में जो स्कूल बने हुए हैं उनके साथ में भी इनको जोड़ना है सड़कों को। तो इसका काम दिया किसको गया था, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका ये 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र या गांव हैं तो इनकी सड़कों की वृद्धि करना, और इनकी जो सड़कें हैं वो सुधार हेतु, समग्र दक्षता में सुधार हेतु इनके जो नेटवर्क है इसके नेटवर्क को और ज्यादा आगे बढ़ाना। तो ये इसका मुख्य काम था। अब ये किसको काम मिला था, तो ये काम मिला था रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, रोड कंस्ट्रक्शन। अगर गवर्नमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो केवल उसी एक एजेंसी को ही दिया जाता है। अब वो एजेंसी किस तरीके से करवाती है वो उस पर डिपेंड करती है। तो उस एजेंसी का नाम होता है IRC। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हर एक काम दिया जाता है, ये एजेंसी को ये काम दिया जाता है, इंडियन रोड कांग्रेस। और ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1934 को। 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कैसी है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि हाईवे का निर्माण करती है और ये जितने भी हाईवे इंजीनियर्स हैं इनको प्रोड्यूस करती है। मतलब ये अपने सभी जगह से हाईवे इंजीनियर्स को लेती है और IRC में सम्मिलित कर लेती है और एक अपेक्स बॉडी बना लेती है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉडी बना के तैयार कर लेती है कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम होगा
वो इस एपेक्स बॉडी द्वारा यानी मतलब IRC के द्वारा करवा दिया जाएगा पूरा। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी 3 फेज चले थे। जो पहला फेज था वो 25 दिसंबर 2000 को चला था, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 कहते हैं। तो ये जो फेज 1 था वो 2000 ईस्वी में चला था, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था, ये जितने भी 500 से अधिक राज्यों की जनसंख्या थी जो भी, या फिर 250 प्लस उत्तर पूर्वी हिमालय या मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों से जो भी निर्धारित जनसंख्या की गई थी कि अगर जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें 500 प्लस आबादी हो, और जो पूर्वी हिमालय या मरुस्थलीय और जनजातीय वाले क्षेत्र हैं उनकी 250 से अधिक जनसंख्या हो, तो उनमें क्या करना है कि उन जगह को रोड कनेक्टिविटी देना है। तो ये फेज 1 का काम था कि रोड कनेक्टिविटी देना है। इसी प्रकार से इसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 2 चला था, और फेज 2 आया था 2013 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2013 में ये फेज 2 आया था। इसमें क्या किया गया था कि जितनी भी समग्र दक्षता में सुधार हेतु जो भी गांवों की सड़कें हैं तो इनके नेटवर्क में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। कि कितना है कि अब जितने भी गांव हैं इनका जो नेटवर्क बनाना है, आसपास के गांव की सड़क बनाना है, और ऐसा नेटवर्क बना के 50,000 किलोमीटर को में कनेक्टिविटी देनी है, जोड़ देना है। तो ये फेज 2 में हुआ था। इसी प्रकार से फेज 3 हुआ था। तो फेज 3 में क्या हुआ था, फेज 3 देखिए सबसे पहले तो ये कब आई थी, तो ये आई थी 2019 में। फेज 3 आई थी 2019 में। और इसमें क्या किया गया था, फेज 3 में जितने भी ग्रामीण कृषि बाजार हैं तो इनको कनेक्टिविटी दे दी गई थी कि उच्च और ग्रामीण कृषि बाजार को कनेक्टिविटी दी गई थी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कनेक्टिविटी दी गई थी, हॉस्पिटल्स को कनेक्टिविटी दी गई थी, और इनके जो प्रमुख ग्रामीण संपर्क हैं इनको मार्गों से जोड़ने हेतु तो इसका प्रारंभ किया गया था। अब ये देखिए इसका प्रारंभ क्यों किया गया था, जो भी हमारे उच्चतर विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, जो कृषि बाजार हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं, तो इनको आपस में नेटवर्क बनाया गया था कि इनको आपस में कनेक्टिविटी दी जाए जिससे आसानी से पहुंचा जा सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से पहुंचा जा सके। तो रोड के थ्रू रोड मैप बनाया गया था, उसके थ्रू इनको कनेक्टिविटी दी गई थी, एक नेटवर्क बना के तैयार किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 25 दिसंबर 2002 को इसकी घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। 25 दिसंबर 2002 को इसकी घोषणा की गई थी। और 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम की लॉन्च किसने किया था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको लॉन्च किया था, स्वजल धारा योजना को, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी आप याद कर लीजिए। और साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्री जो इसके हेड थे उस समय के, वो कौन थे। तो हेड कौन थे, ग्रामीण विकास मंत्री, जो कि जिनका नाम था शांता कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, शांता कुमार उस समय इसके हेड थे। और इसी में देखिए क्या हुआ था कि इस योजना के तहत इस योजना में क्या हुआ था कि 10% ग्रामीण को वहन करना पड़ता था और शेष केंद्र सरकार। मतलब अगर स्वजल धारा योजना है, इसमें पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए योजना चलाई गई थी। इसमें अगर आप पेयजल के लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको 10% तो ग्रामीण लोगों को, जिसके लिए मतलब जो घर में लगवाना चाहता है ग्रामीण व्यक्ति, तो वो 10% तो उसको कॉस्ट उठानी पड़ेगी, जितनी भी कॉस्ट आएगी। बाकी जो 90% कॉस्ट है वो कौन देगी, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कॉस्ट देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कॉस्ट देगी। ये स्वजल धारा कार्यक्रम योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर देखा जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर पेयजल की समस्या है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था। और इसमें क्या क्या था, अब जैसे मान लो पेयजल के लिए हैंडपंप लगाना, तो हैंडपंप भी लगाए गए होंगे। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा, तो हैंडपंप लगवाया मान लो किसी ने, तो 10% तो उसको खुद देना पड़ेगा और 90% क्या होगा, 90% सरकार, केंद्र सरकार उसका खर्च उठाएगी। तो 90% कॉस्ट केंद्र सरकार उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, और 10% उसको स्वयं को देनी पड़ेगी, सेल्फ को देनी पड़ेगी। तो और
अब इसमें हैंडपंप लगाना हुआ, कुआं बनाना हुआ, बावड़ी बनाना हुआ, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ऐसे विभिन्न प्रकार से चीजों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1993 में। 1993 में इसकी घोषणा की गई थी, 1993 में। और 1993 में किसके द्वारा की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब इस योजना में देखिए क्या क्या होता था कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 1993 में। डेट इसकी याद कर लीजिए, 23 दिसंबर 1993। 23 दिसंबर 1993 में इसकी घोषणा की गई थी, 23 दिसंबर 1993 में। और देश का प्रत्येक सांसद, इसमें क्या किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था कि देश का प्रत्येक सांसद जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर चाहे वो राज्यसभा का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद होना चाहिए। उसे प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ का आवंटन मतलब दिया जाएगा, आवंटन किया जाता है ताकि वह अपनी संसदीय क्षेत्र का विकास कर सके। अब उसे क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए? अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष, और ये वर्तमान में भी चल रहा है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? एमपी लैट्स। एमपी लैट्स मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और इसमें जितना भी सेंट्रल क्षेत्रक स्कीम होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, उसमें सारा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है। तो अब जून 2016 में एमपी लैट्स के फंड का उपयोग, अब देखिए जून 2016 में एमपी लैट्स के फंड का उपयोग किया जाता था। तो कैसे किया जाता था? जैसे जून 2016 में जब अगर मान लो 1993 में ये एमपी लैट्स की शुरुआत हुई थी, 23 दिसंबर 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी एमपी लैट्स की, ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो 1993 में क्षेत्र का विकास करना ही उसके लिए ये 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। लेकिन जब जून 2016 में इसमें कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए, टॉपिक का मतलब ये है उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी गई कि अब इनके लिए भी इन रुपयों का आप खर्च कर सकते हैं। जैसे कि क्या? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इसमें भी ऐड कर दिया गया, इसी में ऐड कर दिया गया। अगर किसी सांसद को स्वच्छ भारत अभियान चलाना है तो वो उन्हीं 5 करोड़ रुपए से स्वच्छ भारत अभियान चला सकता है। सुगम्य भारत अभियान चला सकता है, सुगम्य भारत अभियान चला सकता है। वर्षा जल संचयन चला सकता है, वर्षा जल संचयन ये अभियान चला सकता है। जल संरक्षण कर सकता है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। किसके लिए किया जाने लगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो ऐसी आदि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका भी इसमें विलय कर दिया गया। मतलब विलय करना है मतलब पूरी तरीके से विलय नहीं किया गया है कि इन योजना का जो कॉस्ट आएगी इन योजनाओं की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, सुगम्य भारत अभियान है, वर्षा जल संचयन है, तो इसको करने में जो भी कॉस्ट आएगी तो वो सांसद को जो 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वो उसमें से खर्च कर सकता है। तो ये इसमें मिला दिया गया था। अब देखिए कि अगर कोई जो एमपी लैट्स से ये वर्क कैसे करता है कि अगर मान लो ये योजना है तो ये योजना वर्क कैसे करती है। अब डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए सांसद को तो दे दिए नहीं जाएंगे। अगर 5 करोड़ रुपए सांसद को दे दिए गए तो ऑब्वियस सी बात है कि सांसद इसमें 5 करोड़ में से लगाएगा कम और खाएगा ज्यादा, अपने पास ज्यादा रखेगा। तो इसीलिए इसके लिए अथॉरिटीज बनाई गई थी। तो इसको कैसे वर्क करता है? अब देखिए यहां से आप समझिए, ये पार्लियामेंट हो गई। पार्लियामेंट में ही सांसद बैठते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो दोनों में क्या होते हैं? सांसद मिलेंगे आपको, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सांसद मिलेंगे। अब इन सांसद को ही 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वो किसके थ्रू दिए जाते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बनाई गई थी। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी आता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है। तो इसके तहत ये काम कराया जाएगा। और इसके लिए कौन होगा? जो एमपी होगा वो भी इसमें देखभाल करेगा। तो
जो एमपी होगा, एमपी वो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ में होगा, और साथ ही साथ में पार्लियामेंट होगी वो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास में होगी। अब ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का क्या काम होगा कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम होगा कि ये जितने भी जो भी वर्क होंगे, जो भी कार्य होंगे, उनका सैंक्शन करेगी, उनको देखेगी और उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी कि ये काम होना है गांव में या क्षेत्र में, ये काम होना है, और उन सभी की रिस्पॉन्सिबल भी वही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इसमें देखिए क्या है, तो ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है कि वर्क कैसा है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ये वर्क कैसा है, तो ये रिकमेंड करता है, ये बिल पास करवाएगा, उसी हिसाब से उसको रुपए मिलेंगे, और उसके बाद में पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रुपए देगी, और साथ ही साथ में बिल पास करवाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही सब कुछ पहुंचेगा। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में भी देखिए दो चीजें आ जाती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में दो चीजें कौन कौन सी आ जाती हैं। एक तो ये हो जाता है कि आपको लिस्ट में दिखाना होगा कि हमने ये काम किया है, और इसे आपको एक वेबसाइट होगी जो mplets.gov.in की एक वेबसाइट है, तो इसमें भी दिखाना होगा कि हमने ये काम किए हैं, अपनी सूची बतानी होगी कि मेरे ये काम किए गए हैं। और साथ ही साथ में इसमें दूसरा फैक्ट क्या आता है कि जो भी क्षेत्र का निवासी है, जो भी उस क्षेत्र का सिटीजन है, वो उस पर देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, और साथ ही साथ में उस पर आरटीआई फाइल कर सकता है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये फाइल कर सकता है। और राइट टू इंफॉर्मेशन किस लिए कर सकता है, वो अपने मतलब वर्क के स्टेटस, कार्य के जो भी कार्य चल रहा है उसके स्टेटस को जानने के लिए, और उसमें जो भी फंड लगा है उसको जानने के लिए आरटीआई कर सकता है। तो ये भी अथॉरिटी को उसको मतलब सिटीजन को बताना पड़ेगा कि वर्क का स्टेटस क्या है, और या फिर जो भी वर्क में कॉस्ट आई है, जो भी फंड लगा है उसका स्टेटस क्या है, कितना फंड लगा है, कितना बचा हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये सब दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो वर्क हो रहा है या फिर जो वर्क हो चुका है उन सभी को लिस्ट में सूचित करना होगा, दिखाना होगा कि लिस्ट बनानी होगी, और उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, पोर्टल पर अपलोड करना होगा कि ये काम यहाँ पर करवाए जा चुके हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बता ही दिया है कि ये रिकमेंड करेगा कि ये काम होना है, और पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट उसको फॉर्मुलेट करेगी और फंड को रिलीज करेगी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास पहुंचाएगी, और इसे पार्लियामेंट होगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में ले जाएगी। 5 करोड़ इकट्ठा नहीं देगी, पहले 2.5 करोड़ देगी, फिर उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 2.5 करोड़ की देगी। तो ये ऐसे होता है, इस तरीके से देगी। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा कि पार्लियामेंट उस पर एक मैकेनिज्म लागू कर सकती है, मतलब एक तरीके से एक रूल बना सकती है कि उसको मॉनिटर करने के लिए, कि जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक रूल बना सकती है। वो रूल किसी तरीके से हो सकता है, किसी दूसरी अथॉरिटी को सौंपा जा सकता है कि क्या क्या काम हुआ, या फिर किसी को भी सौंपा जा सकता है। तो ये मैकेनिज्म तैयार कर सकती है, उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट के पास भी ये राइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि कृषि न्यूनता को पूर्ण करना और प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना तथा कृषि बर्बादी को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 2016 में कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास या संपदा नामक एक अम्ब्रेला योजना का शुरुआत की गई है। इसका क्या नाम था, संपदा। 2016 में इसका नाम था संपदा। लेकिन ये कब था, 2016 में। लेकिन 2017 में संपदा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 2017 में इसका नाम रख दिया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये इसका नाम रख दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रारंभ कब की गई थी, तो प्रारंभ की गई थी 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पुरा में कौन से उद्देश्य निहित हैं। तो पुरा में कौन से उद्देश्य निहित हैं, तो विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी। तो ये कौन से उद्देश्य हैं, तो ये सभी उद्देश्य इसमें निहित हैं। ये सभी उद्देश्य इसमें निहित हैं पुरा योजना में। कौन सी योजना है, वो योजना का नाम है पुरा योजना, पुरा। और इसको लॉन्च कब किया गया, इसको लॉन्च किया था 15 अगस्त 2003 में।
2003 में इसको लॉन्च किया गया पुरा को। पुरा का मतलब क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। और इसका बाद में नाम क्या हो गया था? बाद में इसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना। इसके बारे में बाद में बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना, तो ये इसका बाद में नाम हो गया था। पहले इसका क्या नाम था? पूरा नाम था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2003 को। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सड़क कार्यक्रम में परिवहन, विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ग्रामोदय से भारत उदय की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 से। कब की गई थी भाई? 14 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2016 से। अब ये क्वेश्चन आता है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस वर्षगांठ पर की गई थी? किस जयंती पर की गई थी? कौन सी जयंती पर की गई थी? तो इनकी कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को अभियान के रूप में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना, किसानों की प्रगति तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जीवन में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका हालांकि सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य यही था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो किसान लोग हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के हैं या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, इनके जीवन में सुधार लाना, क्योंकि काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है किसान को, वैसे भी चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं इनको और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय योजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2017 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दरों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराना, कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा कम रुपए में, बहुत ज्यादा रुपए में नहीं बल्कि कम रुपए में ही सेवा को उपलब्ध कराना, ये ग्रामीण क्षेत्र में, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम होने की वजह से जो नॉर्मल बहुत कम जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट में जाते हैं। जैसे मान लो कहीं भी जाना होगा तो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहते हैं, तो इसीलिए कम या किफायती दामों पर, किफायती दरों पर परिवहन सेवा को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कब शुरुआत हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ही साथ में अब ये क्यों किया गया? तो इसमें ये इसलिए किया गया, अगर मान लो किसी देश का विकास चाहिए या किसी जगह का विकास चाहिए तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान लो आपको कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर ले जाना है तो आप कहां पर ले जाएंगे, किस तरीके से ले जाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं, आपके पास काफी ज्यादा गेहूं है, अगर मान लो किसानों ने गेहूं की पैदावारी ज्यादा कर ली, गेहूं की पैदावारी ज्यादा कर ली, 10 क्विंटल या 20 क्विंटल कर ली, अगर उसको यहां से एक्सपोर्ट करना है, कहीं दूसरी जगह भेजना है, तो वो किस तरीके से करेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो बोरे से भर के गेहूं बोरे में भर लेगा और ऐसे उठा के ले चला जाएगा, इतना तो ताकतवर है नहीं। तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत को पूरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को पूरा करने के लिए, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इसमें और क्या क्या फायदा हुआ? जो दूर दराज के गांवों को बाजार और शिक्षा, इन सभी को, और स्वास्थ्य जैसी मुख्य सेवाओं को भी सुविधा के लिए जोड़ा गया, इन सभी सुविधाओं को जोड़ा गया था। अगर मान लो अब आप समझ रहे होंगे कि बाजार में क्या काम है, तो बाजार का तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई चीज बेचनी है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आसानी से जा सकता है। अब स्वास्थ्य का क्या काम है? अगर मान लो अचानक से कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई को अचानक से बीमार हो जाए कोई, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ट्रांसपोर्ट अगर सर्विसेज है तो आप वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे
और शिक्षा का यूज कैसे है कि शिक्षा का एजुकेशन से क्या है कि आप एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। अगर मान लो कॉलेज या स्कूल कहीं दूर है तो ट्रांसपोर्ट से आप आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसी मुख्य सेवाओं का फायदा दिलाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा दिलाने के लिए ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया गया था 2017 में। 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना। किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना ही इसका उद्देश्य है, एग्री उड़ान योजना। बिजनेस स्किल से लेस कराना, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस स्किल से लेस कराना, इनके जैसे कि खेती बाड़ी और जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं तो इनके स्टार्टअप को बढ़ावा देना, किस तरीके से अधिक खेतों में अनाज की पैदावारी की जा सके, तो इस तरीके से उन्हें अच्छे से स्किल सिखाई जाए और साथ ही साथ में जो अनाज पैदा हुआ है उसको किस तरीके से इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, जिससे बिजनेस बढ़े और बहुत ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा पैदावारी स्टार्ट हो जाए। तो इसे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एग्री उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह योजना किसके द्वारा शुभारंभ की गई थी? तो हैदराबाद में आपको पता होगा स्थित है। क्या स्थित है ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो हैदराबाद में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान अकादमी। ये स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये हैदराबाद में स्थित है और यहीं पर कृषि अनुसंधान अकादमी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किस योजना का? एग्री उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका जो उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस कराना। और इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से पशुपालन करना है जिससे उनसे अधिक दूध की पैदावारी करके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा डेयरी फॉर्म में बेचा जा सके, डेयरियों में बेचा जा सके और जिससे अधिक पैदावारी की जा सके। अब एग्री उड़ान योजना के भी 4 फेज रहे थे। तो इसमें जो पहला फेज था वो कब हुआ था? एग्री उड़ान योजना कब शुभारंभ की गई थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एग्री उड़ान योजना। तो एग्री उड़ान योजना है वो कब शुभारंभ की गई थी? 2015 में। कब हुई थी भाई? 2015 में। अब 2015 में एग्री उड़ान हुई थी योजना। एक फेज तो इसका ये रहा। फिर इसके बाद में इसका फेज दूसरा रहा था 2.0। इसका शुभारंभ किया कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। इसके बाद में इसका तीसरा फेज रहा था 3.0। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2019 में। इसके बाद में इसका चौथा फेज कब रहा था? 4.0। इसका शुभारंभ हुआ था 2021 में। 17 मई 2021 में इसका शुभारंभ हुआ था। इसके 4 फेज रहे थे एग्री उड़ान योजना के। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब इस योजना की जो नीति थी वो क्या थी? ब्याज संवेशन, यानी मतलब ब्याज में छूट योजना। ब्याज में आपको छूट, ब्याज जो भी आपका ब्याज मिलेगा, अगर मान लो आपने किसी क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें जो ब्याज लग रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो उसका ब्याज पड़ेगा आपको। तो अगर आपको ब्याज पड़ रहा है और किसी भी क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे तो उसका तो बहुत ज्यादा ब्याज पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड के लोन पर क्या होता है कि ब्याज जो पड़ रहा है तो उस पर छूट मिल जाएगी अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इसी किसान क्रेडिट कार्ड छूट देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुभारंभ की गई, जिससे हर किसान को एक किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है कि 7% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और ऋणदाता संस्थान, अब जैसे ऋणदाता संस्थान कौन कौन सी हुई? PSBS हो गया, तो PSBS ये ऋणदाता संस्थान है। और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हो गए, जो भी निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक हैं। और सरकार द्वारा प्रस्तावित 2% का ब्याज में छूट प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और यह नीति, अब देखिए 1998 में तो ये योजना लागू हो गई थी, लेकिन यह नीति कब बनाई गई थी? जो मैंने अभी बताई है कि ब्याज संवेशन योजना, ये ब्याज संवेशन यानी मतलब छूट योजना, ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी, ये लागू की गई थी 2006-2007 में
ये लागू की गई थी, यह नीति 2006-2007 में। और इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसको किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था नाबार्ड और आरबीआई द्वारा। नाबार्ड और आरबीआई द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आरबीआई का क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है और आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आरबीआई के बारे में आपको पूरी डिटेल कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई थी और कब की गई थी, 2014 में। तो किसके जन्म दिवस पर की गई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह योजना की शुरुआत की गई थी। और संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत की गई थी, 11 अक्टूबर। लोकनायक का जन्म दिवस कब बनता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गाँवों को समग्र बनाना, कृषि, साफ सफाई, सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली, पंचायत भवनों का निर्माण, शिक्षा में विस्तार, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाना ही इसका उद्देश्य है। और इसमें ग्रामों व ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना का, संसद आदर्श ग्राम योजना का ये उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में असत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस मिशन की घोषणा बजट वर्ष 2012-2013 में की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। तो ये मतलब आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला कथन असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। और यह मिशन गुजरात के मिशन की अवधारणा पर आधारित है और इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी है जो वो असत्य है, बाकी सब सत्य कथन हैं। अब हम बात करते हैं, तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये सभी को पता है। पहले ऑप्शन से आप मतलब पहले कथन से आपको पता चल रहा होगा कि वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में। ये मतलब जो रूर्बन मिशन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और एक क्लस्टर की आबादी लगभग कितनी है, 25 से 30 हजार निर्धारित की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं। तो वैसी ही सुविधाओं, जैसे जो शहर में सुविधाएं होती हैं, तो सेम वैसी ही सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान कराया जाए, तो ये शुरुआत इसकी की गई थी। और इस घोषणा का जो बजट वर्ष है वो कौन सा था, तो बजट वर्ष अगर पूछा जाए तो 2014-2015 इसका बजट वर्ष है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि 2015 में शुरुआत हुई तो एक साल पहले जाए तो 2014 इसका बजट वर्ष हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जो हमारा बजट वर्ष होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हमारा बजट वर्ष होता है। तो इसके बीच में जो योजना शुरुआत की जाती हैं तो उन्हीं वो बजट वर्ष के अंतर्गत आती हैं। और जैसे अगर मान लो 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ बजट वर्ष, 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2015 तक चलेगा। अगर मान लो कोई योजना है 2015 में लॉन्च की गई, अगर उससे पूछा जाए कि इसका बजट वर्ष क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी डेट क्या है। तो अगर उसकी डेट मार्च के अंदर है, 2015 में मार्च के अंदर है, यानी मतलब जनवरी में है या फरवरी में या मार्च में है, तो उसका बजट वर्ष 2014-15 होगा। अगर मार्च के बाद में है तो उसका बजट वर्ष क्या होगा, तो उसका बजट वर्ष 2015 और 16 होगा। तो ये इसका बजट वर्ष होगा। और इसका पहले क्या नाम था, ये पहले मैंने आपको बताया, इसका पहले क्या नाम था, पूरा इसका नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। तो ये इसका नाम था, पूरा इसका नाम था। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण शहरी विभाजन को अलग करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड योजना है, कौन एक नाबार्ड योजना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रियदर्शनी योजना है, वो एक नाबार्ड योजना है।
अब ये किसके द्वारा, किसके कौन से मंत्रालय के तहत स्टार्ट की गई थी? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रियदर्शनी योजना का प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रियदर्शनी योजना है, इसका जो ये प्रियदर्शनी योजना है, किसकी योजना है? नाबार्ड की योजना है, नाबार्ड की योजना है, नाबार्ड। और इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता होगा। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट के कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। क्या आपको याद हुआ नाबार्ड का फुल फॉर्म? अगर याद हो गया है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। इसी तरफ से हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरू कब की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुभारंभ किया गया है। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत स्वरोजगार द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसको किसने किया है प्रारंभ? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और यह 6 योजनाओं को एक साथ लाती है। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, यह 6 योजनाओं को एक साथ लाती है। वो 6 योजना कौन कौन सी हैं? जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा का प्रशिक्षण। जो पहली योजना कौन सी है? पहली योजना है TRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरी योजना है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, जिसका नाम है TRYSEM। और तीसरी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास, जिसका नाम है DWCRA। और अगला है ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट, जिसका नाम क्या है? सित्रा। अगला है गंगा कल्याण योजना, जीके भाई, गंगा कल्याण योजना। और आपूर्ति कल्याणकारी योजना है, आपूर्ति कल्याणकारी योजना है। तो ये योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं, वो इसके अंतर्गत ही शामिल कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया। कब किया गया, कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया। तो सबसे पहले तो कब लागू किया गया ये जान लीजिए। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू किया गया। कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू किया गया है। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मनरेगा कैसे लिखा जाएगा? MGNREGA, ये लिखा जाता है मनरेगा। जी साइलेंट लोग पढ़ देते हैं, MN मनरेगा पढ़ देते हैं। वैसे तो लोग सोचते होंगे MANREGA मनरेगा हो गया, लेकिन कैसे है? MGN मग्नरेगा, मग्न मतलब MG महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म है। और 2 फरवरी 2006 में ये योजना लॉन्च की गई। और इस योजना के तहत हर घर में एक वयस्क को सदस्य को वित्त वर्ष में, जो भी हमारा वित्त वर्ष रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इस वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाने की गारंटी है इस योजना के तहत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो इसका अधिनियम है वो कौन सा है? 2005। तो इस अधिनियम के द्वारा ही नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किसके रूप में प्रस्तुत किया गया था? मतलब क्या है, जो अधिनियम था 2005 उसमें प्रस्तुत किया गया था नरेगा के रूप में। मतलब अगर 2006 की बात करी जाए तो ये इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर मगनरेगा यानी मतलब मनरेगा रख दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, मनरेगा इसका नाम रख दिया गया 2010 में। ग्रामीण भारतीयों को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन सा है। तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह
जो भी घर है उस घर के एक वयस्क को, वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर है, तो उसको गारंटी के तौर पर 100 दिन का काम सौंपा जाएगा जिससे वो अपनी आजीविका को चला सके। तो ये 100 दिन का काम सौंपा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999-2000 में ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। तो कृषि उत्पादनों, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादनों में होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया गया था। जो भी कृषि में नुकसान होते थे और जो भी जोखिम है, कृषि में काफ़ी जोखिम है कि पता नहीं कब कितनी पैदावारी हो और कब क्या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, नेचुरल कोई भी आ जाए, जैसे बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो खेती बर्बाद हो जाए। तो ऐसे बहुत से जोखिम है। तो इनको ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने इस योजना को लागू किया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसमें बीमा करवाया जाएगा। अब इसके तहत अन्य योजनाएं भी हैं इससे संबंधित, उनको हम देख लेते हैं कि अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं इससे संबंधित है। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके बाद में और भी अन्य योजनाएं हैं जैसे कि अटल भूजल योजना है, ऑनलाइन कृषि विपणन के लिए ई नाम पोर्टल है, स्थानीय भंडारण के लिए ग्रामीण भंडारण योजना है, सूक्ष्म सिंचाई कोष है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है और न्यूनतम समर्थन योजना के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना है और किसान आय संरक्षण योजना भी, यानी मतलब पीएम आशा भी इसी से संबंधित है। मतलब ऐसे किसानों से संबंधित हैं। तो ये योजनाएं भी आप याद कर लीजिए। तो इन योजनाओं के जैसे कि क्या है, इनका जो फुल सोल्यूशन है और इसका जो पूरी पीपीटी और पीडीएफ है जिसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, सोल्यूशन सहित, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं tirvaclasses@gmail.com। यहाँ से आप मेल करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो tirvaclasses@gmail.com यहाँ पर आप मेल कर दीजिए। यहाँ से आपको पूरी पीडीएफ फुल सॉल्यूशन सहित पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ ही साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी क्वेरी भी कर सकते हैं। तिरवा क्लासेस के नाम पर इंस्टाग्राम है तो वहाँ से क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो लेकिन आपको केवल कांटेक्ट ही करना होगा। तो यहाँ पर आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400। यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपको लेटेस्ट न्यूज होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जॉब नोटिफिकेशन होगा, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आप व्हाट्सएप कर दें, या फिर आपके कोई भी डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप इस व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को इसका शुभारंभ हुआ था। 12 अप्रैल 2005 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा देखभाल एवं सेवा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 2005 में 12 अप्रैल 2005 में इसका शुभारंभ हुआ था। और 2013 में इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन और नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन। तो इनको दोनों को जोड़ के नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन, तो इन दोनों को शहरी और ग्रामीण को जोड़ के एक मिशन बनाया गया 2013 में, जिसका नाम रखा गया नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2013 में। 2013 में ये बनाया गया था। क्योंकि जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है वो 2013 में लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये 2005 में लॉन्च कर दिया गया था। तो इसीलिए दोनों को साथ में जोड़ दिया गया और 2013 में NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया था। अब इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कैसे दी जाएंगी? तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसमें सहायता में जैसे मातृ स्वास्थ्य, जो माता का स्वास्थ्य, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रदान किया जाएगा, सेवा दी जाएगी। बाल स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, किशोर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, परिवार नियोजन को भी ध्यान में रखा जाएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जो वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, काला आजार होता है और कुष्ठ रोग होता है, ये सब वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं। तो इनसे संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। अब इसके द्वारा अन्य पहले भी चलाई गई थी, NHM द्वारा अन्य पहले भी चलाई गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो अन्य पहले चलाई गई थी वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहली कौन सी है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाई गई थी। सेकेंड नंबर पर कौन चलाई गई थी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और थर्ड नंबर पर चलाई गई थी निःशुल्क दवा और निःशुल्क निदान सेवा पहल। फोर्थ नंबर पर चलाई गई थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। 5 नंबर पर आयुष्मान भारत चलाया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई 6 नंबर पर। तो आदि ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो NHM के द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 दिन की गारंटी दी जाती है। और ये है क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम। तो इसका ये क्या है? नरेगा, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नरेगा के बारे में पहले ही बता चुके हैं। कब लॉन्च किया गया था? 2 फरवरी 2006 में यह लॉन्च किया गया था, 2 फरवरी 2006 में। और 2010 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? मनरेगा इसका नाम रख दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 2010 में इसका नाम मनरेगा रख दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो 2005, इसके तहत ये स्थापना इसकी की गई थी। और इसमें मिनिमम 100 दिनों के लिए रोजगार देने का प्रावधान बनाया गया था, जिसमें मिनिमम 220 रुपए पर डे आपको मिलेंगे। और जो आपका पेमेंट है वो प्रत्येक 15 दिन बाद आपको आपका पेमेंट मिल जाया करेगा। तो ये योजना, इसके मुख्य तथ्य हैं इस योजना के, नरेगा के। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। तो ये सब क्या है? ग्रामोदय योजना का ध्येय है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ही यह सब ध्येय है। तो इनको आप याद कर लीजिए। अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय तो ये है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। 2000 और 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो बजट है, इसका बजट 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसमें मतलब इसका जो भी बजट रहेगा इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। 50% प्लस 50%, ऐसे 2 भागों में इसके बजट को विभाजित कर दिया गया था। अब 2 भागों में क्यों कर दिया गया था? जो इसमें से 50% है वो किसके लिए है? वो एलोकेट किया गया था रोड के लिए, सड़कों के लिए एलोकेट किया गया था कि इससे आप रोड बनाएंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे, रोड के लिए एलोकेट कर दिया गया था। बाकी का जो 50% है वो किसके लिए एलोकेट किया गया था? वो एलोकेट किया गया था कि हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए किया गया था, रूरल शेल्टर के लिए किया गया था, पेयजल के लिए किया गया था, और भी न्यूट्रिशन जो भोज्य पदार्थों के लिए इसमें ये सब 50% शेयर दे दिया गया था इन सब के लिए। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये लॉन्च कब हुई थी? तो 2000 और 2001 में यह लॉन्च हुई थी योजना। अगला क्वेश्चन है, आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो आशा किस कार्यक्रम की देन है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इस कार्यक्रम की देन है कौन? आशा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 12 अप्रैल, ये पहले ही आपको बता चुके हैं क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। और 2013 में ये कन्वर्ट हो गया था। 2013 में ये कन्वर्ट हो गया था। क्या कन्वर्ट हो गया था? NRHM किसमें कन्वर्ट हो गया था? ये कन्वर्ट हो गया था NHM में कन्वर्ट हो गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कन्वर्ट हो गया था, नेशनल हेल्थ मिशन में कन्वर्ट हो गया था। और
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगतक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात होता है? तो इसका अनुपात होता है 75-25 का अनुपात होता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो इसकी जांच पड़ताल है वो दैनिक करनी चाहिए, मतलब डेली रूटीन से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये योजना शुरू कब हुई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 द्वारा। 15 अगस्त 1995 में यह योजना शुरू की गई थी और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके द्वारा ही यह योजना लॉन्च की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव इनके द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी और शुरुआत में इसे 2408 ब्लॉक में ही प्रारंभ किया गया था और 2007 में यह संख्या बढ़कर 3479 ब्लॉक हो गई और स्टार्टिंग में इसे 2408 ब्लॉक में ही प्रारंभ करना पड़ा था। और राष्ट्रीय बाल श्रम योजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1/4/2010 से शामिल किया गया था। जो भी राष्ट्रीय बाल श्रम योजना है या फिर आप कह लें विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में कौन राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? तो सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? 60:40 के अनुपात में है। तो रफ्तार योजना है, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? तो इसका अनुपात क्या है? 60:40 इसका अनुपात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी एग्जाम देने वाले हैं, लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद सभी लोगों को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट करें, तो आपको कमेंट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाएगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप अपना किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से हम आज्ञा चाहते हैं और चलते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश में सभी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश सरकार की सभी ग्रामीण योजनाएं हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल का जो लेसन रहेगा वो यही रहेगा। मतलब कल का ये होता है कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ग्राम विकास का, वो ये वाला लेक्चर रहेगा। हम गारंटी आपको नहीं दे रहे कि कल ही वीडियो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही टाइम होगा वैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पूरे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सभी चैप्टर के MCQs के तौर पर आपको चैप्टर तैयार करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।